नमस्कार साथियों, अभी पढ़ेंगे अपने इंग्लिश। और इंग्लिश में मैंने आपको दो पार्ट में बताया था कि अपने दो पार्ट में पढ़ेंगे अलग अलग कक्षा में। एक कक्षा में हम इंग्लिश की जो ग्रामर है वो पढ़ेंगे, ग्रामर, और दूसरी कक्षा में हम पढ़ेंगे वोकैब। परसों इस ग्रामर का एक वीडियो आया था जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, और कल एक वोकैब का वीडियो आया था। आज वापस हम उसी इंग्लिश व्याकरण वाले वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम पकड़ करके बैठे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट कौन कौन से थे? नाउन था, एक प्रोनाउन था, एक एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट थे। इस 8 पार्ट में से हमने नाउन और प्रोनाउन दो के ऊपर चर्चा कर रही थी। पहले नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, मतलब जितने भी वस्तुएं जिसका हम नाम दे सके उनको नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, नाउन की जगह में प्रयोग, नाउन के स्थान पर प्रयोग आने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। आज हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एकदम सिंपल है। एडजेक्टिव की जो हिंदी होती है वो होता है विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। तो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और ये जो एडजेक्टिव है वो इसकी और इसकी दोनों की विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव है वो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। अपनी बात करें, अपनी मारवाड़ी भाषा में बताएं तो जो कुकिंग की बढ़ाई करे, बढ़ाई करने वाला जो शब्द है मैंने एडजेक्टिव बोला है का बहुत छोरो बहुत फूट रो है। तो बिंग में एडजेक्टिव के फूट रो आप बढ़ाई करने आ गए। ही इज इंटेलिजेंट, इसमें जो इंटेलिजेंट वर्ब है वो है एडजेक्टिव। इसमें ये भी हो सकता है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसमें जो एडजेक्टिव वाला जो शब्द है इंटेलिजेंट, ये इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। ये दोनों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के अलग अलग प्रकार है। अभी हम केवल उनके परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ थोड़ा पहचानने का तरीका सीख रहे हैं। वरना पूरे एडजेक्टिव में भी अपने 5-7 दिन लग जाएंगे। कम से कम 6 से 7 घंटे एडजेक्टिव पढ़ने में समय लगता है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको बोलते हैं अपने एडजेक्टिव बोलते हैं। ये इतना सही है। एडजेक्टिव के बाद बात करें वर्ब की। वर्ब में आपने पढ़ा वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। और जैसे ये शब्द आपके दिमाग में आता है तुरंत आपको ये लगता है क्रिया का मतलब होता है विशेषता बताने वाले। लेकिन क्रिया जो है वो विशेषता बताने वाले शब्द ही नहीं होते। किसी काम को करना क्रिया है ये, या इस हाड़ मास के बने शरीर से जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो सारी की सारी क्रियाओं की श्रेणी में आती है। हंसना, खेलना, बोलना, रोना, चोरी करना, चुगली करना, ये सारी क्रियाएं होती है। लेकिन इसके बावजूद इतना आज तक आपने पढ़ा है ये क्रिया होती है। लेकिन वर्ब के भी 2 कैटेगरी में आती है। जैसे he is reading a book, और इसी में he is a an honest person। अब इसमें देखेंगे तो ये क्रिया है, हेल्प
हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हो गई क्रिया, ये इसको बोलते हैं मेन वर्ब। मतलब इसके अंदर ये क्रिया है रेडी, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर भी ये एक शब्द है क्रिया के रूप में आया हुआ है। अब अपने क्या कि टेंस हमने पढ़ा हुआ है और टेंस में इतना ही सीखा है कि इज एम आर आ जाएगा, इसके बाद आईएनजी लगेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि इज एम आर के बाद आईएनजी आपको नजर ही आए। हाँ, इज एम आर का उपयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तब आईएनजी जरूर आएगा, लेकिन ये वर्ब की अलग अलग कैटेगरी होती है। ये स्टेटिव वर्ब के रूप में आता है, स्थिति बता रहा है, स्टेटिव वर्ब इसको बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। और कई बार ऐसी आदत है, तो ज्यादातर टीचर भी अपने ऐसे, मैं सारों को नहीं मानता क्योंकि गुरु ने मुझे बनाया इतने दूर पहुंचाया, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजें दिया जाती है तो बोलते हैं कि ये तो अपवाद है अंग्रेजी का, लेकिन पूरी की पूरी अंग्रेजी के अंदर कुछ अपवाद होता ही नहीं है, एक अलग अलग नियम होता है सारी अंग्रेजी में। अपवाद आप मुझे बता देना, कोई सा भी अपवाद नहीं होता, उसके एक अलग रूल होते हैं, रूल से वो सारी चीजें बनी हुई है। लेकिन लोग मान के चलते हैं कि अंग्रेजी बड़ी टेढ़ी भाषा है क्योंकि इसमें अपवाद है, कुछ भी नहीं है, सीधी सी है, वर्ब है। अब पूरा वर्ब के बारे में हम वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो एक अलग से पूरा चैप्टर होगा, लेकिन अभी हमें ये बताना है कि वर्ब होती है वो किसी काम का करना या होना में नहीं होती है। वर्ब है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी वस्तु की स्थिति भी बताती है, स्थिति के बारे में भी बताती है, वो भी वर्ब आती है। वर्ब का मतलब केवल क्रिया करना ही नहीं होता, ये वर्ब है। दोनों में ये वर्ब के अलग अलग प्रकार वो अपने वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या करती है? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले एडवर्ब होते हैं। इतना आपने पढ़ाई पता होना चाहिए आपको कि ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ये जो दौड़ने की क्रिया है, जो दौड़ने की क्रिया हो रही है वो फास्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये इसमें क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन एडवर्ब क्रिया की भी होती है, वर्ब की भी होती है, वर्ब की भी विशेषता बताता है, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं एडवर्ब। अब बात करें अपनी प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब स्थिति, प्री का मतलब पूर्व। किसी भी नाउन प्रोनाउन से आगे लगकर, किसी भी नाउन के आगे लग करके उस नाउन की स्थिति बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे ए बुक, मैंने एग्जांपल दिया ए बुक टेबल, तब आपको ये क्या है सर, ये क्या है ए बुक टेबल, ए बुक टेबल। लेकिन इसी के आगे मैं ये लगा दूं ऑन द टेबल, इसके आगे मैंने ऑन लगा दिया तो आपके तुरंत ये दिमाग में आ गया कि एक टेबल पड़ी है और उसके ऊपर एक किताब है। मतलब इस टेबल के आगे, ये टेबल एक नाउन है, किसी भी चीज का नाम दे सकते हैं, वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो इस टेबल के आगे आकर के इसने ये बता दिया कि ये जो बुक है वो उस टेबल के ऊपर पड़ी है, मतलब नाउन की स्थिति को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब बात करते हैं कंजंक्शन। तो बहुत सारे तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत करते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, कई कंजक्शन बोलते हैं, लेकिन एक कंजंक्शन होता है। इसका मतलब तो जोड़ना, जंक्शन से बना है, कॉन्टेक्ट। जंक्शन का मतलब जोड़ना, मतलब जैसे दो शब्दों को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को, दो सेंटेंस को ये जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसको उनको अपने बोलते हैं कंजंक्शन। इसके बारे में भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी अपने को सिर्फ ये समझना है कि कंजंक्शन होता है राम एंड श्याम, इसके बीच में इनको जोड़ने वाला शब्द एंड आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, कंजंक्शन। ये लास्ट ये जो शब्द है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द।
विस्मय प्रकट करने वाले शब्द, अचानक खुशी देने वाले, अचानक दुख देने वाले जो शब्द होते हैं, मतलब अपने सीधे तरीके से देखे ऐसे शब्द जिसको सुनते ही अपनी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और आंसू है वो दुख में भी आते हैं और खुशी में भी आते हैं। कई बार बच्चा होता है जिसको उम्मीद नहीं होती कि वो पास हो जाए, तो वो अरे बच्चा पास आ गया, तो बड़ी खुशी होती है। यदि विस्मय प्रकट करें अचानक, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन, उर्रा अल्लाह। जैसे आपको पहले गाना आया था ना, उर्रा उर्रा, तो उर्रा उर्रा आपने करते तो उर्रा उर्रा बना दे, ये शब्द हुर्रा था, खुशी, अत्यंत खुशी होती है। अल्लाह बहुत दुख, ये जो शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। ये कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, सिर्फ समझना था, ये बेसिक ज्ञान था विद पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश की जो व्याकरण है वो शुरू करने से पहले पार्ट ऑफ स्पीच मतलब स्थिति, वस्तु की स्थिति के बारे में पूर्णतया ज्ञान लगाना बहुत जरूरी था। अब इसीलिए क्या करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि रटना नहीं है किसी भी चीज को। एक मीनिंग के अलग अलग सेंटेंस में आपको अलग अलग अर्थ नजर आएंगे। वो कैसे नजर आएंगे, इस पार्ट ऑफ स्पीच को जब अपने पूरा ढंग से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे पता चलने वाला नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा आपके पास जो खुद के पास ज्ञान है उस ज्ञान का मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो कल शुरू की थी अंग्रेजी पर्सन, जो पहला पार्ट जो बनाया था वो थोड़ा लेवल है जो हाई बना दिया था, और अपने इतने हाई लेवल की है नहीं। इसकी बात करें, टेंस जब पढ़ते हो तो आप कहते हो सर पहला शुरू करते हैं, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, फिर धीरे धीरे आकर के हम वापस बोलने लग जाते हैं। टेंस को याद ही नहीं रहता किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग रूल होती है, कहाँ आयन जाएगा, कहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, कहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, ये बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है आपको। टेंस का काम क्या है, टेंस का क्या काम है, समय सूचक शब्द है टेंस। जो देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जैसे वर्ब के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वर्ब की कैटेगरी बांट रहे थे, तो टेंस आपने ये पढ़ा कि जैसे अलग अलग बांटू में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस होते हैं। विस्तार से इनकी भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा भी मैं बता देता हूं। इसमें सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन। पास्ट सिंपल की बात करें तो डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन। फ्यूचर में देखो, याद करने का सीधा सा तरीका, अभी आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब याद करनी है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, बस इतना ध्यान रखना है। तो हिंदी बनानी है आपको नहीं सीख रहे, सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो अपने पार्ट ऑफ स्पीच से भी सीख सकते हैं। टेंस आपको मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी। सबसे पहले यदि किसी हिंदी वाक्य ज्ञान में दा है, ती है, ते है आ जाए, उसको उसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। और फिर राम घर जाता है, वो राम गया घर, सीता ने खाना भी पका लिया, राम घर भी चला गया, बच्चे खेल भी लिए, सारा काम हो गया। कहीं भी आपके ऐसे नहीं आएगा कि आपको हिंदी बनानी पड़े, हिंदी की अंग्रेजी बनानी पड़े, ट्रांसलेट भी करना कहीं नहीं आएगा। आपको शब्दों को पिरोना है एक माला के रूप में, संयोजित करता है, समायोजित करना सीखना है। इतना ज्ञान होना जरूरी है कि ये वाज वर्ब के बाद यदि मेन वर्ब आती है कहीं, देखिए मेन वर्ब आनी जरूरी है, तब वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे एक एग्जांपल, आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब मानते हो कि वाज वर्ब आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, जरूरी नहीं है। हैज या हैव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, जरूरी नहीं है। ये तो आपने आज तक पढ़ा है अभी तक, क्योंकि बाकी पहचान आप हेल्पिंग वर्ब से करते हो सीधे।
पहले तो आप याद करो इनको कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो सबसे पहले डू डज, उसके बाद इज एम आर, फिर हैज है और हैज बीन या हैव बीन। यदि तीसरा याद है तो चौथे के आगे बी नहीं लगेगा, बस ये मान के चलो जैसा तीसरा है वैसा चौथा होगा। तो पहला आप याद कर लो। दूसरे में क्या है कि डिड और हेड ने वाज वर्ब को घेर रखा है, बस इतना याद कर लो। दो आदमी है डिड और हेड, उन्होंने दो को घेर रखा है, किसको, वाज को और वर्ब को। ये हो गया डिड, ये हो गया हेड, ये हो गया वाज वर्ब। तो कर्म आप याद, आपको भी सबसे पहले सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपको याद करना है क्रम। तो डिड और हेड ने वाज वर्ब को घेर रखा है, ये याद करना। चौथे में तो वैसे भी मीन आने वाला है। फ्यूचर में सारे में विल और सेल याद होगा, विल सेल, विल सेल, विल सेल और विल सेल। आप कहोगे सर चारों में विल और सेल थोड़ी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो इनमें परिवर्तन होगा, जरूर है परिवर्तन। आप एक लाइन याद करो मेरे साथ साथ अभी, बी हैव बीन। लाइन क्या है, बी हैव बीन। दोबारा आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। लाइन क्या है, बी हैव बीन, मतलब पहले में विल और सेल, दूसरे के आगे बी लगेगा, तीसरे के आगे क्या लगेगा, हैव लगेगा, और चौथे के आगे क्या लगेगा, हैव बीन। तो लाइन याद इसलिए करवाई थी मैंने। समझ में आ गई बात। अब इसमें आपको याद सिर्फ इतना करना है, कल तक आपको सिर्फ इतना याद करना है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे आपसे मैं ये पूछूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर। इतना याद करना। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो अपने बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इतना याद कर लो। ये हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, क्रिया को संपन्न करने में सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्प शब्द से बनाई है हेल्पिंग वर्ब। हेल्प क्या नहीं होता है ना, सहायता करना। तो ये चीज है। प्रेजेंट की बात करें डू डज इज एम आर हैज हैव हैज बीन हैव बीन। पास्ट की बात करें डिड वाज वर हैड हैड बीन। और फ्यूचर की बात करें विल सेल विल बी सेल बी विल हैव और विल हैव बीन सेल हैव बीन। ये 12 जो प्रकार है टेंस के, उसके बाद में आगे अलग। अब इनमें क्या दिक्कतें आती है आपको, पहले पढ़े थे आप। स्कूली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, कंपटीशन में अभी घुसा ही नहीं हूं, सिर्फ स्कूली लेवल की बात कर रहा हूं मैं। स्कूल में आपकी दिक्कत ये आती थी कि कई जो टेंस ये थे जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, कई जो ये थे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, कईयों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कईयों में थर्ड फॉर्म आती है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम का सीधा सा सॉल्यूशन है, देखिए टेंस जो होता है, एक टेंस के अंदर कम से कम 5 प्रकार के वाक्य बनते हैं एक टेंस से। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल होगा, उसमें 5 प्रकार के वाक्य अपने बनाएंगे। कौन कौन से, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक और डब्ल्यू टाइप के वाक्य। तो एक टेंस के अंदर 5 प्रकार के वो वाक्य बनेंगे। वो वाक्य कैसे कैसे पहचान उसकी क्या होती है वो अभी बाद में बताऊंगा मैं, सिर्फ पहले इतना याद करें। अब देखो, सबसे पहले जितने भी सिंपल टेंस हैं, कितने हैं सिंपल टेंस, 3। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंप्लीट हो गई। अब इसमें एक दिक्कत है, ये पास्ट सिंपल का जो सकारात्मक वाक्य है ना, पास्ट सिंपल का सकारात्मक वाक्य, पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्य एकमात्र ऐसा वाक्य है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट सिंपल अफर्मेटिव। ये एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सिर्फ एक ही सेंटेंस है। समझ में आ गई आपके बात। जितने भी सिंपल टेंस हैं, इसमें सिंपल टेंस आप 3 मत करो, 3 के अंदर 15 प्रकार के वाक्य बनते हैं। 15 में से 14 प्रकार के जो वाक्य बनेंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म एकमात्र पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्य में।
टोटल कितने प्रकार के वाक्य बने? एक में 4, 5 तो 12 में 60 प्रकार के वाक्य यदि आप बनाओगे उसमें सिर्फ एकमात्र ऐसा प्रकार मिलेगा पार्टिसिपल का सकारात्मक वाक्य जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक ही वाक्य है ऐसा। अब जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। कितने हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस? 3 ये कॉन्टिन्यूअस है और 3 ये कॉन्टिन्यूअस। तो आईएनजी, इसमें भी आईएनजी, इसमें भी आईएनजी, फिर ये भी आईएनजी वाला है, ये भी आईएनजी वाला है, ये भी आईएनजी वाला है। कितने हो गए? टोटल 6 प्रकार के टेंस और हो गए। 3 फर्स्ट फॉर्म वाले थे, कौन से थे? सिंपल वाले, और फिर ये कॉन्टिन्यूअस वाले कितने हैं? टोटल 6 है। इन 6 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। आईएनजी लगेगा इसका मतलब समय की बात हो रही है, अवधि बताएगा। अब कितने बच गए पीछे? 3 फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हमने पढ़ ली, आईएनजी फॉर्म भी पढ़ ली, बाकी कौन सी रही है? थर्ड फॉर्म बड़ी। थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट टेंस जितने भी है उसमें क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जितने भी परफेक्ट टेंस है उनमें कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बिल्कुल सरल था। बोलो, मैंने आपको कहा था आपको हेल्पिंग वर्ब एक याद करनी, उसके बाद फॉर्म वगैरह की चिंता नहीं करनी। एक चिंता और होती है आपके, एक चिंता और है कि किस में एक वचन का प्रयोग होगा, किस में बहुवचन का प्रयोग होगा। ये भी आपको मैं बताऊंगा। इसमें भी कई लॉजिक है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा कि आपकी गाड़ी भी कई जगह फंस जाती है। देखो, फर्स्ट फॉर्म सिंपल में, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में, और थर्ड फॉर्म किस में लगेगी? परफेक्ट। क्लियर? अब बात करते हैं अपने कि कौन से का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है और कौन सा बहुवचन करता है। एक वचन को अंग्रेजी में सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल। अब देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जिस हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग के अंत में अस लगा हुआ है, जिस हेल्पिंग वर्ब की, ध्यान से सुनो, जिस हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग के अंत में अस लगा हुआ है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ ही होगा। यदि उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है तो जो दूसरी बच गई वो बहुवचन। 3 एक में है वो एक अलग बात है। 2 वाले हेल्पिंग वर्ब जिनमें 2 उनकी बात कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले डू और डज है, तो डू और डज में इसके अस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया एक वचन, तो ये कौन सी होगी? बहुवचन। डिड अकेला है तो एक लो आदमी बटेर हो गए, एक लो आदमी बटेर हो गए। इसकी बात अलग करेंगे, इनकी बात कर रहे हैं, वो तो 2 ही है, सारे तो है। इजेमार में ये एस है तो एक वचन, ये आर बहुवचन। एम का प्रयोग आई के साथ होता है, सिर्फ आई के साथ। वाज वर्ग में अस इसके अंत में आएगा, इसका मतलब ये एक वचन होगा, ये होगा बहुवचन। हेज और हेम में अस हेज के पीछे है, इसका मतलब ये एक वचन होगा और ये होगा बहुवचन। हेड अकेला है तो अकेला तो एक वचन के साथ भी आएगा और बहुवचन के साथ भी आएगा। बीन वाला और ये नियम दोनों सेम ही है। विल और सेल में देखिए आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। आई और वी यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। अब कई विशेष परिस्थितियां ऐसी आएगी, आपको मैं बताऊंगा कि आई और वी के साथ भी आपको विल नजर आएगा। समझ में आ गई बात आपके? ये एक वचन और बहुवचन वाले जो समस्या थी वो दूर हो गई आपके। एक वचन और बहुवचन वाली यही समस्या थी। अब एक वचन और बहुवचन में भी समस्या है। एक वचन का मतलब केवल एक, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन ये अपने अंग्रेजी है, इसने एक को तो मुद्दे से खत्म कर दिया और उसने बढ़ा दिया एक है तो एक वचन और एक से अधिक जितने भी है वो बहुवचन। अब अपने दिमाग में एक चीजें और चलती है, जैसे एक वचन बहुवचन की बात करें तो एक वचन और बहुवचन में आपको जैसे 2 चीजें आपके सामने मैं बताऊं, एक होता है बॉय, एक हो गया बॉय, एक हो गया रन, एक हो गया रन। ठीक है, ये 2 चीजें। एक और ले लो आप, पेन, पेंस, विप, विप्स। इनमें आपको मुझे एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है ये बताना है। आप मुझे ये बताओगे कि इसमें एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है।
देखिए ज्यादातर अपने क्या करते हैं कि अस लगा हुआ यदि आपको नजर आए तो उसको अपने बहुवचन कर देते हैं फिक्स। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं एक वचन वाले कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, मैं एक लाइन बना रहा हूं अच्छी सी सीधी सी। ये हो गया एक वचन वाला और ये होगा बहुवचन वाला। तो आपको ये है बॉय एक वचन सिंगुलर है और ये बॉयज है वो प्लूरल है। लेकिन इनमें ये जो है रन्स ये सिंगुलर है और ये रन है ये प्लूरल है। ये पेन है ये सिंगुलर है लेकिन ये जो विप है वो प्लूरल है। ये पेन्स जो है ये प्लूरल है और विप्स जो है ये सिंगुलर है। तो आपका अस वाला लॉजिक तो खत्म हो गया भाई साहब कि आप जो अस लगा करके करते थे ना कि अस वाले हो जो प्लूरल होंगे एस या आई एस से या आई ई एस से, ये लॉजिक तो आपका खत्म हो गया। होगा क्या इसमें? तो फिर कुछ अलग होगा। अलग होगा तो अभी हमने थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा की थी, थोड़ी चर्चा की थी, बहुत मतलब 0.001% चर्चा की है अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच। तो उससे हिसाब से इन शब्दों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा। तो बॉय है ये किसी वस्तु व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब ये नाउन है। नाउन में अंदर मैंने क्या बताया था कि नेमिंग वर्ड्स और कॉल्ड नाउन, जो नेमिंग वर्ड्स थे वो नाउन थे, ये है नाउन। पेन रन है, रन यानी दौड़ना, ये क्या है? वर्ब है। ये जो पेन है ये किसी वस्तु का नाम है, इसका मतलब ये नाउन है। और ये जो विप है ये क्रिया है, इसका मतलब ये क्या है? वर्ब है। यहां से कुछ ना कुछ अलग अर्थ निकलेगा, यहां से कुछ अलग अर्थ निकलेगा। अब देखो, अब लॉजिक आप दोबारा यदि ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नाउन के बाद यदि अस लग रहा है तो वो प्लूरल बन रहा है। ये नाउन है, इस नाउन के आगे अस लगाया तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। और वर्ब है, वर्ब के आगे ये वर्ब है, इसके आगे अस लगाया तो ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। याद करोगे आप, हमेशा इस चीज को याद रखोगे, नाउन प्लस एस या ई एस ये लगेगा प्लूरल, और यदि वर्ब है, वर्ब के साथ प्लस एस या ई एस लगा रहे हो तो ये बनेगा सिंगुलर। क्यों? अभी आपको बताया भी था मैंने, हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या बताया था कि जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में अस लगा हुआ है वो सिंगुलर होती है। हेल्पिंग वर्ब एक तरीके से वर्ब ही होती है, तो वर्ब के आगे यदि अस लग रहा है इसका मतलब वो क्या हो रहे? सिंगुलर हो रहे हैं। तभी लोग बोलते हैं गुरुजी अंग्रेजी बड़ी टेढ़ी है, किया हुआ टेढ़ी किया हुआ टेढ़ी। एक होगी, एक बार ये कोई शब्द हो सूरदास हो, अंधो अंधो, अपन सूरदास यहाँ एक अंग्रेजी के मामला वो अंधो पर के करो के गुरुजी का अंग्रेजी है नहीं वो कोई नहीं घर गयो जना खीर खान लागे, खीर खाओ जन बोले तेलन बोले बेटा खीर किसी को है? चल बोले गुरुजी धोली धोली पे बेटा हम तो जन्म हुई अंधो, मन केटा धोली धोली किसी को है? जन धोली धोली से बुगला सा है ना, बुगला सा दौड़ दौड़ करड़ी बैग रहे बा दौड़ दौड़ ना बेटा सुन ना बोले चौक चौक ना बेटा फिर भी मन सुन ना क्या गुरुजी बुगला को नहीं रखे, बुगला बीबर की खीर धोली है तो बेटा बुगला के साथ हुआ जन को बोले ई तरीका का बुगला बनेड़ा हुआ है ई तरीका गुरुजी के चलो एक देख रहे हाथ लगा के बोले ये पूरा हाथ फेर के रट से आगे बोले और जन तो इतनी टेढ़ी है खीर, मैं तो कौन खाऊंगा खीर इतनी टेढ़ी अर्जी कंठांगा, मैं तो कौन खाऊं? बाकी वह खीर वास्तविकता में टेढ़ी कौन जी, यहाँ खीर ही है अपन बुगलू बना के चल। अंग्रेजी हिंदी नाम सरल है, हिंदी में तो मैं कहना पड़े, तुम कहना पड़े, आप कहना पड़े। अंग्रेजी का यू बोलो कठू दो तो एकदम सरल है अंग्रेजी। बस दिक्कत अपना आ गया, दिक्कत ये को नहीं, दिक्कत घुसा दिया अपने दिमाग में बचपन में, स्कूलों में घुसा के छोड़ दिया कि अंग्रेजी बहुत तो है, बाकी अंग्रेजी सरल की हिंदी नाम इंग्लिश बहुत ज्यादा सरल।
हिंदी तो अंत को नहीं है, जनरल नॉलेज को अंत को नहीं, बाकी इंग्लिश सबसे सरल विषय है। आप विश्वास मान के चलो, धीरे धीरे प्रतिदिन आपको हम अलग अलग तरीके से बता करके आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसको निकालेंगे। और उसके बाद में उसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा, अभी धीमे चल रही है क्लासें, उसके बाद प्रतिदिन 2-2 3-3 क्लासें लगाएंगे। अभी थोड़ा सा सेटअप हो रहा है, धीरे धीरे तो समय लगेगा। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, चाहे मत करो, बाकी एक काम आप जरूर करो कि पूरा वीडियो ढंग से देखो, और यदि ये समझ में आए तो नीचे कमेंट कर दो। यदि कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बता दो। सब्सक्राइब करवाने का मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान से पढ़ो, देखो, तुलना करो। आपके भी टीचर हैं स्कूलों में, कॉलेज में, उनमें और उनमें मुझ में क्या अंतर है। और कम से कम 5 वीडियो लगातार यदि आप देख लोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में सर है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। यदि 5 वीडियो देखने के बाद यदि किसी को भी ऐसा लगे कि मैंने आपका समय खराब किया है, तो आपको मैं नंबर दे दूंगा, कांटेक्ट कर लेना, आपसे मेरे थप्पड़ लगा देना। 1 मिनट का भी समय खराब करने का उद्देश्य नहीं है। आप ढंग से पढ़ो, साथ साथ चलो, और साथ साथ चलने से ही फायदा होगा। और कोरोना महामारी से बचने के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।